अंतिम आदमी का जिक्र आया, कतार का अंतिम आदमी। घनश्याम भाई, इस वक्त हिंदुस्तान का आखिरी आदमी जो कतार में खड़ा है वो है मिडिल क्लास, जिसको एक वोट बैंक अभी तक नहीं माना गया है, जिसकी सबसे ज्यादा जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है। वो सफर करता है फ्रीबीज की वजह से, ना उसे इधर से कुछ मिलता है ना उधर से कुछ मिलता है। अरे एक बार आप किसी दलित को या एसटी को रिजर्वेशन जब देते हो वो उसका हक होता है। अरे आईएएस के बेटे को क्यों देते हो, बाबू के बेटे को क्यों देते हो, मिडिल क्लास के सवर्ण का हक क्यों मारते हो? वो भी एक फ्रीबी है जो देश के विकास में अड़चन बन रही है। अब आप पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से, सपा के, कांग्रेस के, कि क्या ये लोग उसको भी फ्रीबी मानते हैं या नहीं मानते हैं? रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सुन लिया ना साहब, रेवड़ियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की भी नज़र, अब इन रेवड़ियों पर गई है और सरकार और ऑनरेबल कोर्ट भी हरकत में आया है। सुनने में यह है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि इसमें एक कमेटी बने कि इन रेवड़ियों से देश पर क्या असर पड़ता है, देश के विकास पर क्या असर पड़ता है, हमारी इकॉनमी पर, पेट्रोल की कीमतों पर, गैस की कीमतों पर क्या फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिकल चर्चा थी, पॉलिटिकल डिबेट था। अक्सर मुझे पॉलिटिकल डिबेट्स में इस मारे नहीं बुलाया जाता क्योंकि शायद ये पता ही नहीं चलता कि आखिर तक मैं किसका प्रवक्ता हूँ और किसकी तरफ से बोल रहा हूँ। ये तो मेरा दिल जानता है, ना मैं भाजपा का, ना सपा का, ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। जितना भी मुझ में हुनर है, जितनी भी मुझ में खुलूसियत है, जितना भी मुझ में ज्ञान है, रत्ती भर ज्ञान है, लेकिन वो मैं इस्तेमाल करता हूँ देश के लिए और राष्ट्र हित की बात करता हूँ। भले मुझे मौके पर कांग्रेस के खिलाफ जाना हो, सपा के खिलाफ जाना हो या भाजपा के खिलाफ जाना हो, तो सुनिए, जब सभी प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी और अपने अपने को पाक साफ बताया और दूसरे पर इल्जाम मढ़ने लगे, तो मैंने क्या कहा? जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बात तो इस डिबेट में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहली चीज, हमारा संविधान, पहली लाइन सुन लीजिए, भारत में हम गरीब को छोड़ के नहीं भाग सकते। हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट है। जाने अनजाने इस देश की आबादी और गरीब बहुत हैं, हम उन्हें मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ उनकी मदद को रेगुलेट कर सकते हैं। पहली चीज, वेलफेयर स्टेट से धीरे धीरे हमारा देश, और ये वेलफेयर स्टेट संविधान कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रीबी स्टेट कैसे बन गया, ये एक अध्ययन का विषय है। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बता पाएगा कि पहली बार इस देश में आजादी के बाद फ्रीबी कब बांटा गया था। मुझे याद है वो 15 साल हो गए नीतीश कुमार जी ने साइकिलें बांटी थी और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो अब उस इतिहास में जाने से कोई फायदा नहीं कि कांग्रेस ये कल्चर लेके आई या भाजपा लेके आई। लेकिन किंतु परंतु इस हमाम में सारी पॉलिटिकल पार्टियां अधनंगी हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मोदी जी भी जो बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं, अनैतिक बोल रहे हैं। भाजपा ने भी फ्रीबीज ठोक के बांटी है, जम के बांटी है। दूसरी बात, तीसरी बात, पहले सुशांत भाई, हमें यह तय करना पड़ेगा कि एज अ वेलफेयर स्टेट फ्रीबी होती क्या है, रेवड़ी होती क्या है। हर मदद गरीब की रेवड़ी नहीं होती और ना यह होना चाहिए कि गरीबों के को बिल्कुल लावारिस छोड़ दो। वी कैनॉट हैव स्टेट ऑर्फन्स, नो। पहली चीज, अगर गैस दी गई, ये फ्रीबी मेरे हिसाब से नहीं है। इज्जत घर के लिए सब्सिडी दी गई, मेरे हिसाब से ये फ्रीबी नहीं है। मकान में सब्सिडी दी गई, मेरे हिसाब से ये फ्रीबी नहीं है। शिक्षा में और हेल्थ में अगर सब्सिडी दी गई तो ये भी फ्रीबी नहीं है। कोरोना काल में जो राशन दिया गया, कोरोना काल में, वो सब्सिडी नहीं है, वो फ्रीबी नहीं है। लेकिन 80 करोड़ को जानबूझकर उनको राशन मिला है जिनको जरूरत नहीं थी, जरूरत से ज्यादा मिला है। एक माह में 2-2 बार मिला है।
राशन जाकर बेचा गया है दुकानों पर, वो फ्रीबी थी, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो कुल मिला के हम लोगों को पहले रेवड़ी समझना पड़ेगा कि रेवड़ी क्या है, गरीबों का साथ देना पड़ेगा, लेकिन आंख बंद करके कुछ नहीं दे सकते। मैं इससे पहले रवि जी के पास जाऊं, यहां बैठी हैं, देखिए एक चीज सबने रेवड़ियां बांटी हैं, मैंने पहली लाइन में कही थी, आपने तो कहा इस हमाम में सब अधनंगे हैं, मेरे हिसाब से सब पूरे नंगे हैं, क्योंकि सब ये कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। और बीजेपी भी अभी यूपी में चुनाव हुआ था तो सिंचाई के लिए फ्री में बिजली देंगे, इन्होंने भी वादा किया था, तो सब कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, इससे पहले मैं रवि जी के पास जाऊं, मुझे रिजवान अहमद ये बताइए, आपने ये बताया कि क्या क्या फ्रीबी नहीं है, क्या क्या फ्रीबी है, जरा इसका कुछ एक लिस्ट बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से तो साइकिल बंटना भी फ्रीबी है, लैपटॉप भी जो अखिलेश यादव जी ने बांटा फ्रीबी है, जो यहां पर लखनऊ के स्टेडियम में 80,000 लोगों को योगी जी ने आईपैड बांटे, वो भी फ्रीबी है। अरे साहब, भाजपा ने कहा 50 रुपए का कार्ड बनाओ, 500 रुपए महीना दूंगा, 100 रुपए का कार्ड बना, एक एक परिवार को 1-1 हजार रुपए दिया गया है। हां, कोरोना काल के 4-5 महीने वो जरूरी था, वो फ्रीबी नहीं था, लेकिन उसको ओवर कर दिया गया, यहां तक खींच के ले आए कि 2022 का चुनाव खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश का जरूरत से ज्यादा बांटा गया और ज्यादा समय के लिए बांटा गया, तो एक वक्त के बाद जो अनाज जरूरत था वो फ्री भी हो गया। सुना साथियों, मैं हमेशा बीच का रास्ता इख्तियार करता हूं और जहां तक मैं सोचता हूं कि मैं अपने ईमान को और भारत माता को और इस राष्ट्र के विकास को धोखा ना दूं, भले मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की नीति के खिलाफ बोलना पड़े, तो मेरा यह स्पष्ट मानना था कि गरीब को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। गरीबों के साथ भी इस देश में नाइंसाफियां हुई हैं। इस देश की जो इतनी गरीबी बढ़ी है उसके लिए गरीब नहीं, यहाँ के राजनेता जिम्मेदार हैं। तो मैंने कहा इसमें हम एक तरफ से एक ही लाठी से सारे गरीबों को या सारी नीतियों को नहीं हाँक सकते, इसीलिए मैंने अलग अलग करके बताया कि मेरे हिसाब से कम क्या रेवड़ी है और क्या रेवड़ी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक अगर कोई अच्छी चीज है या मौके पर जरूरत है, जब वो मौके से या वक्त से ज्यादा समय के लिए दे दी जाए या जरूरत से ज्यादा दे दी जाए, तो वो रेवड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो शुरू में तो समाजवादी के प्रवक्ता को कुछ समझ में नहीं आया कि आज तो साहब रिजवान अहमद भाजपा पर भी बराबर का आरोप लगा रहे हैं रेवड़ियां बांटने के लिए, और कुछ चीजें वो बता रहे हैं जिनको वो भाजपा ने दी हैं वो रेवड़ी नहीं समझते, और कुछ चीजों को ईमानदारी से बता रहे हैं कि वो रेवड़ी समझते हैं। तो बात उन्होंने शुरू करी लैपटॉप की, और उन्होंने कहा इस भारत की कतार में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हर चीज पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे। तो सुनिए मैंने क्या धरा। अभी घनश्याम भाई ने बोला कि भाई अंतिम कतार के अंतिम में जो खड़ा है उस तक हर सुविधा पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने लैपटॉप दिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं बता दूं नियत की कमी। अब मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर नहीं कर रहा। अगर वो कहने लगे कि योगी जी ने भी ऐसा किया, भैया मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं। अब आपने लैपटॉप दिए, अब भाई ये बताओ, लैपटॉप खोलते ही अखिलेश यादव क्यों चमकने लगते थे? फिर उसमें अगर मदद करनी थी तो दे देते लैपटॉप, भारत का झंडा लगा देते। जैसे ही लैपटॉप खुलता भारत का झंडा आ जाता। अखिलेश यादव क्यों चमक रहे थे वहां पर? यह होता है फ्रीबी, यह होता है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सही धरा ना। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मैंने इस रेवड़ियों की लाइन को आगे विस्तार दिया, इसको एक व्यापक मंच दिया, इसको मैं 70 mm पर ले गया और मैंने बोला। दूसरी बात, अंतिम आदमी का जिक्र आया, कतार का अंतिम आदमी। घनश्याम भाई, इस वक्त हिंदुस्तान का आखिरी आदमी जो कतार में खड़ा है वो है मिडिल क्लास, जिसको एक वोट बैंक अभी तक नहीं माना गया है, जिसकी सबसे ज्यादा जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है, वो सफर करता है फ्रीबीज की वजह से। ना उसे इधर से कुछ मिलता है ना उधर से कुछ मिलता है। और यहां पर सुशांत भाई सपा के भी प्रवक्ता हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। इन तीनों से एक सवाल पूछ लेता हूं।
फ्री बी पर इसमारे डिस्कशन हो रहा है ना, क्योंकि देश के लिए ये खराब साबित हो रहा है, देश के विकास के लिए खराब साबित हो रहा है, अर्थव्यवस्था के लिए खराब साबित हो रहा है। अरे एक बार आप किसी दलित को या एसटी को रिजर्वेशन जब देते हो, वो उसका हक होता है। अरे आईएएस के बेटे को क्यों देते हो, बाबू के बेटे को क्यों देते हो, मिडिल क्लास के सवर्ण का हक क्यों मारते हो? वो भी एक फ्रीबी है जो देश के विकास में अड़चन बन रही है। अब आप पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से, सपा के, कांग्रेस के, कि क्या ये लोग उसको भी फ्रीबी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अभी सबके सब हाथ खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति भी करनी है। देश बाद में है, पॉलिटिकल पार्टी पहले है। दोस्तों सही बोला ना यार, इस देश में तो अब आखिरी कतार में मिडिल क्लास खड़ा है जो कोई वोट बैंक नहीं बन पा रहा है, और सबसे ज्यादा अन्याय उसी के साथ हो रहा है। और वो मानो लगभग जैसे बेजुबान हो गया है, जैसे बेजुबान अपना फरियाद या अपनी शिकायत नहीं कर पाते, ऐसा ही मिडिल क्लास हो गया है। और मैंने साफ कहा कि सारे प्रवक्ता बैठे हैं, क्या अनैतिक रिजर्वेशन, अनैतिक आरक्षण मैं उसको मानता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैं एक वेलफेयर स्टेट में यकीन करता हूं, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में बिलीव करता हूं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण देने के बाद या उसके विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, जब वो रिजर्व सीट से लड़ा हो, उसके बाद उसके परिवार को अगर रिजर्वेशन मिलता है तो वो अनैतिक रिजर्वेशन है, अनैतिक रेवड़ी है। तो मैंने कहा देखता हूं कि इस मंच पर कितनी पॉलिटिकल पार्टियां मेरी ये बात मानने को तैयार होती हैं कि अनैतिक रिजर्वेशन और जो एक बार से ज्यादा बार दिया जाए वो रिजर्वेशन भी रेवड़ी के अधीन आता है, रेवड़ी के ही साथ ही उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो देखना यह है कि इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस अनैतिक रेवड़ी को, उस अनैतिक रिजर्वेशन को, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उस अनैतिक रिजर्वेशन को, उस बार बार दिए जाने वाले रिजर्वेशन को, उस रिपीटेड रिजर्वेशन को, कि एक ही परिवार शायद 1952 के बाद 3 बार रिजर्वेशन ले गई और किसी हमारे भाई को जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उसके परिवार को आज तक नहीं मिला, क्योंकि वो जो स्लॉट था, वो सीट्स थी, वो उन्होंने ही भर रखी हैं जो बार बार रिजर्वेशन ले रहे हैं। और जब शाजिया इल्मी ने बोला तो मैंने उसका ये जवाब दिया। पहली चीज सुशांत भाई, शायद ऑडियो भाई तक, घनश्याम भाई तक ना पहुंचा हो। लैपटॉप पर अखिलेश यादव जी की फोटो चमकने के बाद जो मैंने अगला सेंटेंस बोला था वो ये बोला था कि बहुत सी जगह योगी जी की भी छपी है, मुझे मालूम है, पर मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये बोला था। शायद वो सुन नहीं पाए। पहली चीज, शाजिया ने बिल्कुल सही बात कही कि इस सरकार ने पहली बार जो किसी भी वर्ग से हैं, जनरल वर्ग से, और वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 5-7% रिजर्वेशन देने का कवायद चल रही है। बहुत अच्छी बात है, मान लिया। लेकिन वो कवायद ऑलरेडी रिजर्व्ड 50% से लेके नहीं चल रही है। वो कवायद भी जो 50% जनरल का था उसमें से लेके चल रही है। कहने का मतलब यह है शाजिया कि उस 50 में से भी अगर आपने 7 निकाला, बहुत अच्छी बात है, निकाला, लेकिन फिर एंड में मरा कौन? उस 50% का मिडिल क्लास जो उसके गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को भी इंसाफ चाहिए। समझिए मेरी बात। और आप लोगों को बतौर पॉलिटिकल पार्टी बड़ा अच्छा लगा मुझे जो 2-3 प्रवक्ताओं ने कम से कम प्रथम दृष्टिया मेरी बात को माना, भले फौरी तौर पर माना। इस चीज के लिए लड़ाई लड़िए। आने वाले 20 साल में रिजर्वेशन को रिव्यू करिए, एक परिवार को, एक आदमी को एक बार दीजिए। देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान होगा आप लोगों का। गलत तो नहीं कहा साथियों। अगर 5-7-10% दिया हमारी सरकार ने उन सवर्णों को, उन जर्नल को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, बहुत अच्छी बात है, सलाम है। लेकिन इसे देने के चक्कर में आपने जनरल कैटेगरी के फिर से मिडिल क्लास को और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कायदे से होना ये चाहिए था जो 52% 70 साल से रिजर्वेशन चला आ रहा है, उसमें से उस 50% में से 10% किसी तरीके से कम होना चाहिए था, और वहां पर
जर्नल के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो आने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन रेवड़ियों पे तो सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगा सकता है, कोई सरकार भी हरकत में आ सकती है, लेकिन जो चुनाव की घोषणा होने के बाद इस देश में रेवड़ियां बढ़ती हैं, जो इस देश के विकास को चाट रही हैं, समझे ना। चुनाव जब डिक्लेयर होता है, भले सभासदी का हो, प्रधानी का हो, पंचायत का हो, विधायकी का हो, लोकसभा का हो, तो जो 1 महीना रेवड़ियां बढ़ती हैं, जो दारू बढ़ती है, जो पैसा बढ़ता है, जो आखिरी के 3 दिनों में बढ़ता है, जो आखिरी की रात में बढ़ता है और चुनाव पलट देता है, उसको ये देश कैसे सुधारेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।